आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इस दरमियान कांग्रेस की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कर्नाटक कैबिनेट ने मजहब तब्दीली कानून को रद्द करने के फैसले के साथ साथ क्लास 6 से 10वीं तक में कन्नड़ और सोशल साइंस की टेक्स्ट बुकों में तरमीम को मंजूरी दे दी है। यानी मौजूदा एकेडमिक सेशन में आरएसएस के बानी हेडगेवार और हिंदूवादी लीडर सावरकर के चैप्टर को हटाया जाएगा। कर्नाटक मजहब तब्दीली कानून 2022 को कांग्रेस की मुखालिफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत ने नाफिज किया था। इस कानून के तहत एक मजहब से दूसरे मजहब में जबरदस्ती किसी के असर में या बहकाकर मजहब तब्दील कराना गैर कानूनी बताया गया है। इसके तहत 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की तजवीज है। कर्नाटक में हुई इस तब्दीली का असर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इस फैसले से एमपी की सियासत गर्मा गई है। एमपी के वजीर दाखिला ने आवाम से अपील की है कि वो कर्नाटक सरकार के फैसले को देखते हुए मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में अपना फैसला ले कि वो किसके साथ जाएंगे। आज बात इसी पर करेंगे कि बीजेपी का कानून गैर कानूनी है। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में सरकारी निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम शुरू हो गया है। कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने बीजेपी हुकूमत के जरिए नाफिज किए गए मजहब तब्दीली के कानून को रद्द करने की न सिर्फ पूरी प्लानिंग बना ली है, बल्कि कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अब जो लोग अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से पहले डीएम की ओर से इजाजत नहीं लेनी होगी। इसके साथ ही मजहब बदलने वाले ओबीसी, एससी और एसटी जात के होने की वजह से मिलने वाले फायदों से महरूम नहीं होंगे। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने यूपी सरकार के कानून की तर्ज पर अपने कानून में तरमीम को तैयार किया था। इसके तहत धोखाधड़ी से मजहब बदलने पर 3 से 10 साल तक की सजा की तजवीज थी। कर्नाटक सरकार ने साल 2021 के दिसंबर महीने में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून पेश किया था। इसके बाद 2021 में ही एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसे नाफिज किया गया था। बेंगलुरु में बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्य ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रियासत में पीएफआई का एजेंडा पूरा कर रही है। मजहब तब्दीली के खिलाफ बने कानून को रद्द करने का फैसला करके कांग्रेस सरकार आइन के खिलाफ जा रही है। सियासत सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसी साल मध्य प्रदेश में असेंबली के इलेक्शन होने हैं। ऐसे में बीजेपी इतने बड़े मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने एमपी के आवाम से अपील की है कि कर्नाटक सरकार के फैसले को देखते हुए मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में अपना फैसला ले और वो किसके साथ जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद से ही बीजेपी लगातार सरकार के कामकाज पर नजर रख रही है। कांग्रेस हुकूमत के जरिए कर्नाटक में लिए जा रहे फैसलों को मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार आवाम के बीच रखा जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस वार से कांग्रेस निकलने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। चमन फरजाना, कांग्रेस स्पोक पर्सन, इसके साथ ही रमेश कुमार घंटी साहब, बीजेपी स्पोक पर्सन, मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और आलम पाशा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर रमेश कुमार जी आपसे है। मजहब तब्दीली का जो कानून बीजेपी लेकर आई थी, मौजूदा हुकूमत कांग्रेस ने उसे रद्द कर दिया है और आगे इस पर चर्चा होगी। इनका कहना है कि भाई हम एक ऐसा कानून लाएंगे जो संविधान के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा। आपको क्यों लग रहा है कि पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे? जब आप सरकार में थे, आपने अपने तरीके से फैसले लिए, अब कांग्रेस सरकार में आई है, वो अपने वादों को पूरा कर रही है, क्या कहेंगे? पहले सभी दर्शकों के लिए मेरा नमस्कार है। कर्नाटक में पिछले बार हमारे जो सरकार थी, हमारे सरकार जो यहाँ धरती के जो कानून है, धरती के जो हमारा संस्कार है, संस्कृति है, इनके हिसाब से चलने वाले लोगों के साथ ही एक कानून बनाया था जो फोर्सफुली कन्वर्जेशन कुछ भी हो सकता है, उसके एंटी कन्वर्जेशन बिल हमने ला के उनके लॉ भी बनाया गया था। अभी कांग्रेस जब चुनाव में प्रचार में उतरी, तभी से उन्होंने कहा, उन्हें कह रहे थे कि हम इसको हटा देंगे, हम आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ये जो एंटी कन्वर्शन बिल बीजेपी लाई है, इसको हम हटा देंगे, ऐसे बात करते आए। लेकिन जब हमने ये कानून बनाया था, संविधान के तरफ, संविधान का आशा जो था
वो आशा जोड़ के ही हमने ये कानून बनाए थी। अब आने के बाद ये क्या सुधार करने वाले हैं हम भी तक देखना चाहेंगे, लेकिन ये ऐसी एक सेंसिटिव मैटर है, इस पर हाथ डालने से बेहतर है कि इसको जो हमने बनाया इसको ही आगे बढ़ाते जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर कहना है, चमन फरजाना जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। आपके मुताबिक कहा जा रहा है, कांग्रेस के मुताबिक, कि ये जो बिल लाया गया था, ये जो एक्ट बनाया गया था, गैर कानूनी है, या ये कहें कि ये कांग्रेस जब से सरकार में आई है उससे पहले से ही, जब इस बिल को लाया जा रहा था तब मुखालफत की गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे नाफिज किया था। ये गैर आईनी कैसे हो जाता है और इसका असर दूसरे स्टेट, खासकर मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वहां से बयान आने शुरू हो गए हैं? देखिए शबनम जी, जब हम कांग्रेस में जब असेंबली इलेक्शन लड़ने गए थे तब मैनिफेस्टो में बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया था कि ये जो कानून हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून जो बीजेपी सरकार ने लाए थे, उन्हें हम रोल बैक करेंगे। तो उसमें एक था एंटी कन्वर्शन बिल, इसको हम कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, एंटी कन्वर्शन एक्ट इसे पॉपुलरली बोला जाता है। और उसके साथ एपीएमसी एक्ट भी लाए थे उन्होंने, और टेक्स्ट बुक का भी जो उन्होंने चेंजेस लाए थे। ये तीनों को हम हटाएंगे, ये वादा हमने मैनिफेस्टो में वेरी क्लियरली किया था। तो उसी के तहत, उसके साथ साथ आपने देखा है हम 5 गारंटी भी दिए थे, और अब तक हमारे 2 कैबिनेट हुए हैं। उसमें पहले कैबिनेट में ही हमने जो गारंटी स्कीम्स लाए थे गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के, महिलाओं की सुविधा के लिए, वो हमने उसका पूरा कर दिया, उसका वायदा पूरा कर दिया। अब दूसरे कैबिनेट में हम ये 3 बिल को हटाने का जो काम है, वो जो हमने वायदा किया था मैनिफेस्टो में, वो भी हमने करने जा रहे हैं। अब जुलाई 3 में जब लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तब हम इसको टेबल करके ये हम लेने का हम ये कर दिया है। क्योंकि आप देखिए, जो रिलीजन है, जो धर्म बोलते हैं कि किसी भी धर्म लेना, जो फॉलो करना, वो सभी का हक होता है, जो राइट होता है, बेसिक राइट होता है। वो राइट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। वो राइट चलने का, इट इज अवर बेसिक राइट। ये बेसिक राइट को हम फॉलो करना चेंज करने वाले ये बीजेपी वाले कौन होते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। और ये कन्वर्शंस क्यों हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। ये कन्वर्शन का जो अगर एक्चुअली वी कैन राइट ऑन थीसिस व्हाई कन्वर्शंस आर हैपनिंग बोल के, तो ये सारे चीजें देख के हमने एक्चुअली जो चेंजेस हमने उन्होंने किए थे एंटी कन्वर्शन लॉ में उन्होंने किए थे, उसमें एक्चुअली उन्होंने एक जो जेल टर्म्स उन्होंने 3 ईयर्स से हटाया, इंक्रीज करके 5 साल कर दिया था विद द फाइन ऑफ 25,000। अगर इन्होंने माइनर्स और विमेन और SC/ST को कन्वर्ट करेंगे तो रद्द-ए-अमल आया है। चमन फरजाना जी, एक रिएक्शन आपका लेती हूँ, फिर मौलाना साहब के पास आऊंगी बीजेपी के पास भी आऊंगे। आप क्या जो धर्म कन्वर्जन को लेकर जो आप बात कर रही हैं, क्या आपकी सरकार से नए तरीके से लेकर आएगी, कुछ और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है? ये बिल क्या आपकी तरफ से लाया जाएगा? एंटी कन्वर्शन एक्ट उसको निकाल के जो पहला था वही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको कंप्लीटली रोल बैक किया जाएगा। ठीक है मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुस्लिम कम्युनिटी से इस पर अभी किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ईसाई कम्युनिटी से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसका वेलकम किया गया है, कैसे आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मजहब इस्लाम में फोर्स कन्वर्शन का कोई रास्ता नहीं है, चूंकि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर एक जिस मजहब पर अमल करना चाहता है उस मजहब पर वो आसानी से अमल कर सकता था। लेकिन चूंकि कुछ बिल बनने की वजह से बहुत ज़्यादा बाज़ लोगों के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी, जबकि इस्लाम क्लियर कट ये कहता है, मेरे नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी मौजूद हैं और आपका खुद अमल मौजूद है हमारे सामने
कि आपने कभी किसी पर जबरदस्ती इस्लाम को बुलवाने का काम नहीं किया कि आप इस्लाम जबरदस्ती कबूल कर लो वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसी कोई हदीसें हमको नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ जो आदमी जिसके लिए शख्सी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो जिस मजहब में चाहे वो उसका राइट है, अब वहां जाकर बंदिशें लाना फिर उस पर सियासत करना ये बिल्कुल मुनासिब मालूम नहीं होता। वो पहले ही से एक अच्छा कानून बना हुआ है कि एक आदमी अपनी आज़ादी से अगर किसी मजहब को कबूल करना चाहता है तो अब वो अपनी आज़ादी से कबूल कर ले। उसके लिए बहुत सारी रुकावटें पैदा कर देना या उसके लिए यानी बहुत ज़्यादा उसको तंग कर देना या जकड़ देना ये मुनासिब मालूम नहीं होता था। अब जो भी फैसले लिए जा रहे हैं बहुत अच्छे फैसले हैं, इससे यहाँ अमन और शांति रहे। हम ये चाहते हैं कि भाई ये खुद इंसान का एक उसका अपना फैसला है, उसके फैसले में यहाँ बिल लाकर उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। एक मिसाल आपको दे देता हूँ। आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी का जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया जाए, मजहब तब्दीली कराया जाए, इसकी कतई गुंजाइश नहीं है और इस बात को कहा भी नहीं गया है। बावजूद इसके जो इल्जाम लगते हैं एक खास तबके के ऊपर, खास मजहब के मानने वालों के ऊपर लगते हैं कि इस तरह की हरकतें हो रही है या चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस कानून को क्यों लेकर आई थी और कांग्रेस ने इसे क्यों रोल बैक किया है? क्या ये वाकई में सियासत की जरूरत है या फिर वाकई में ये हक है? वो सिर्फ सियासी हथकंडे हैं, वो सियासी चीजें होते हैं, उसे लाकर कुछ सियासी मफाद इस्तेमाल हासिल करना मकसद होता है। जबकि मैं आपको एक मिसाल जरा देना चाहूंगा। मेरे नबी एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, एक शख्स आप पर सवार हो गया और उसने सवाल किया था, मैं यमनऊका मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मुझसे आपको कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह। फिर अचानक मेरे नबी उसके सीने पे सवार हो गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा मोहम्मद आप ही अगर छोड़ेंगे तो मैं बच पाऊंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उससे पूछा क्या तुम मजहब कबूल करना चाहते हो? उसने कहा नहीं। कहा अच्छा जाओ। तो ये मेरे नबी के अखलाक है और ये मेरे नबी का नमूना है, तरीका है। तो इस वजह से इस्लाम में कोई फोर्स नहीं है। अब यहाँ ये जो बंदिशें लाए गए थे इसकी वजह से सिर्फ सियासी मफादात मकसद था। अब यहाँ आदमी आजाद है, शख्स आजाद है कि वो जिस मजहब पर चाहे अमल कर सके। ठीक है। आलम पाशा साहब, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस ने जो ये फैसला लिया है? हालांकि बहुत ज्यादा हैरानी की बात इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही इसे शामिल कर लिया था, लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है इस एक कदम के बाद? जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाने जा रही है कांग्रेस। कर्नाटक की सियासत में कितना बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है और क्या इसके दूरगामी आप नताइज देख रहे हैं? किसी तरह का नुकसान भी कांग्रेस को उठाते हुए आप देख रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन भी है? जी, ये सिर्फ कर्नाटक का नहीं, कर्नाटक में जो अभी अपना मैनिफेस्टो का ले रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा बन गया है। तो यहाँ के अभी सिद्धरामैया जी जो भी अब अमल कर रहे हैं उनको हम भी सपोर्ट देना चाहिए। मगर आपका जो अभी सवाल है, जो तेजस्वी सूर्या जो बोला, उन्होंने पहली बात एक एडवोकेट है, हाँ, रेस्पेक्टेड एडवोकेट और पार्लियामेंटेरियन है। अब पहली बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं उन्होंने। क्या है इसमें? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला है, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट? ऑलरेडी उसके ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूशन करने के लिए, कन्विक्शन करने के लिए 40 साल से एकदम स्ट्रिंजेंट लॉस हिंदुस्तान में है। तो ये लॉ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो आप अभी इंट्रोडक्शन किया वो गलत राय पे सुप्रीम कोर्ट को और पार्लियामेंट को दोनों को ढकल रहा है तेजस्वी सूर्या। ये तो बात क्लियर करना चाह रहा हूं मैं। इसे कानून से कोई मतलब नहीं है। ये तो कानून 2021 दिसंबर में बना, दिसंबर में, और प्रपोज किए थे 2020 में। सुप्रीम कोर्ट से 40 साल से होते आ रहे हैं, कहां लेके जा रहा है वो? और दूसरी बात ये है कि भाई जो प्रोटेक्शन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो भी बना, ये जो बना, इन्हों बोले कहा है इसमें मुसलमानों का? जो चित्रदुर्ग, होसदुर्गा में एक एमएलए की माँ, भाजपा एमएलए की माँ अपने जो एज्ड होम में गए थे, एज्ड होम का मतलब बेटा जब छोड़ा तभी जाते हैं उधर पे, वो चर्च नहीं होता है, घर होता है। तब कि देखिए ये लोगों की क्या इंसानियत है वहां पे। ये बीजेपी का कानून गैर आईनी है, ये बात वाज़ेह हुई है आज जब कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में एक आम सहमति जो बनाई, जो बिल बनाया, एक्ट लाया गया था
कन्वर्जन को लेकर उसे अब रद्द करने जा रही है मौजूदा हुकूमत कर्नाटक की। लेकिन क्या यहाँ बीजेपी जब सत्ता के अंदर थी तब वो अपने हिसाब से काम कर रही थी, और इसके साथ ही अब जब कांग्रेस आई है तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है? हमारे साथ तमाम लोग चर्चा में बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे है, सियासत का पैटर्न कहाँ आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी सरकार आगे बढ़ाती हुई तमाम रियासतों के अंदर नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस कहती है कि वो सेकुलर जमात है। जब बीजेपी आती है तो वो अपने हिसाब से काम करती है, अपने जो वादे होते हैं अवाम में जो एक मेजॉरिटी वोट बैंक उनके साथ नजर आता है, उनके हकों को ध्यान में रख के वो फैसले लेती है। वहीं कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है। चेंजेस कहाँ है? जिस कानून को बार बार कहा जाता है कि कानून के तहत ये चीजें हो रही हैं, दूसरी सरकार आती है कानून का दुहाई देकर ही उसे तब्दील कर देती है। आपको लगता है वाकई में अवाम के मुद्दों के ऊपर सियासत हो रही है या अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर सियासत कर रही हैं सियासी पार्टियां? चूंकि मैं कोई सियासी तालिब इल्म नहीं हूं, बल्कि एक छोटा सा तालिब इल्म हूं जो इस्लामिक चीजों पे थोड़ा सा शुद्ध रखता हूं, इस वजह से मुझे सियासी चीजों में गए बगैर कि उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। ये गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, और यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ ईसाई और दूसरे मजाहिब के मानने वाले बसते हैं। यहाँ अमन हो और यहाँ उन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाए कि जिससे यहाँ हमारे इस मुल्क की तरक्की हो। ये नहीं है कि सिर्फ मजहब हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन हिंदू, इस तरह की चीजों को लाकर अगर हम सामने इलेक्शन लड़ते हैं तो इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। जो भी पार्टी हो वो आए, लेकिन मकसद ये हो कि हमारा मुल्क तरक्की करे। बहुत सारे वो हमारे लड़के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, और बहुत सारी हमारी औरतें हैं जो बिल्कुल परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी दूर हो। हमारे बच्चों के तालीम का मसला है, और यहाँ पानी का मसला है, बिजली का मसला है, मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। क्या हम इन मसाइल को हल करने के लिए मुद्दा बनाकर इस पर इलेक्शन लड़ें? ये मुनासिब होगा? या ये है कि भाई ये मजहब वो मजहब, यहाँ वो चीज हो रही है, ये मजहब वाले आगे थोड़ा सा कर लिए, उसके बाद गए अपने अपने कामों में रह गए? ये इससे किसी का कोई भला नहीं होगा, बल्कि इससे सिवाय दुश्मनी के कुछ और हासिल नहीं होगा। मैं तमाम हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि ये मुल्क हमारा गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। यहाँ हिंदू मुसलमानों के साथ मोहब्बत से रहते हैं और मुसलमान हिंदुओं के साथ मोहब्बत से रहते हैं। तो इस वजह से हमेशा अमन के पैगाम को हम आगे बढ़ाकर ले जाना चाहिए, और इंसाफ को बरतरी हासिल होनी चाहिए। यहाँ कोई अवाम में से वो अब कानून को अपने हाथ में ले ले, वो बन जाए और ये कहे कि हम यहाँ हैं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, जो कुछ होगा हमसे ही होगा। अगर ये इस तरह का कानून अपने हाथ में अवाम लेकर और हम यहाँ खवानीन के लोग, कानून के लोग उसे सिर्फ देखते रह जाएं कि चलो होने दीजिए, तो इससे हमारा मुल्क तरक्की के बजाय तनज़ुल की तरफ जाएगा। इसको हम मद्देनजर रखकर इन चीजों को मुद्दा बनाए बगैर मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कांग्रेस हदफ उठाती हुई नजर आ रही है इलेक्शन जीतने के बाद से। लेकिन मुझे चमन फरजाना जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो अभी तब्दीली की गई है सिलेबस के अंदर और आगे की जाएगी, फैसला जो लिया गया है, अब आरएसएस के बारी हेडगेवार और वीर सावरकर के चैप्टर हटाए जाएंगे, इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए, टेक्स्ट बुक में पहले जो टेक्स्ट बुक था वो उसमें बहुत ही एक्चुअली ऑल रिलीजन का जो हार्मोनी था वो टेक्स्ट बुक में था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो टेक्स्ट बुक के जो कन्नड़ा जो लिटरेचर है और सोशल साइंसेस है, उसमें बहुत सारे उन्होंने चेंजेस करके सारा झूठी कहानी उसमें भर दिया है। उन्होंने एक्चुअली जो ये पोएट्स थे जैसे कुवेम्पो, ये सारे पोएट्स, ये सारे एक सोशल जस्टिस के बारे में बातें किया करते थे। उन्होंने ये सारे चैप्टर्स को हटा के उन्होंने उसमें जो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने वाली चीजों को भर दिया है। उन्होंने टिप्पू सुल्तान को कुछ और बताते हैं और मुस्लिम्स को बहुत गलत तरीके से उन्होंने दिखाया है
और ये चेंजेस उन्होंने 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में उन्होंने किया हुआ है। ये जो टेक्स्ट बुक जो टीपू सुल्तान का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप ऐसा कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हेडगेवार का चैप्टर और वीर सावरकर का चैप्टर क्यों हटाया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? मेरा सवाल ये है। नहीं, हेगड़ेवार और वीर सावरकर, उनका एक्चुअली ही इज नॉट ए वीर सावरकर, उनका नाम वी सावरकर है। ये हेगड़ेवार और सावरकर जो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका, तो वो कम्युनल हार्मोनी और हिंदुत्व को वो बढ़ावा करते हैं और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका जो उनके अगर उनकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया हुआ है, और उनका जो उनको बढ़ा चढ़ा के उसमें दिखाया गया है। और जो लोग जो स्वतंत्र के लिए जो ठीक है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है ना, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, लेकिन बीजेपी से इतर सोचती है। ये इंडिया की आइडियोलॉजी है, इंडिया की आइडियोलॉजी। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, रमेश कुमार जी, आपका रिएक्शन क्या? ये इंडिया की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है? नहीं, ये जो हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मैडम बता रही है, ये पूरा एक प्रेजुडियस है, ये पूरा पीड़ित है। इन्होंने जो बता रहे कि वीर सावरकर के जी के बारे में और हेगड़ेवार जी के बारे में इन्होंने जो बता रहे हैं, ये भारत के पुत्र है। इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में हमको जानकारी और ज्यादा लेना, ये हमारी एक हक बनती है। अभी हमारे भारत के ऊपर उन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इनको हमारे यहाँ जो इस पर हमारा राज करके यहाँ के संस्कार और संस्कृति, यहाँ धरती का पूरा जो उन्होंने बर्बाद करके रखा है, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे भारत में जन्म लिए हुए हैं, हमारा भारत के धरती के लिए, स्वतंत्र के लिए और हिंदुत्व के लिए जिन्होंने हमारा लड़ाई की है, उनके बारे में सोचना, लिखना, पढ़ना, समझना और शिक्षा देना कोई बुरी बात बनती है? जब 1950 से लेकर मेरे ख्याल से 6 से 5 लोग ऐसे केंद्र में शिक्षण मंत्री बने जो सब मुस्लिम थे। हमारे जो वतन के जो इतिहास थे उसको एक नजरअंदाज करके विदेशों का इतिहास हमको पढ़ाया गया, विदेशी लोगों को हमको एक हीरो बना के दिखाया। बाबा को महात्मा गांधी विदेशी नहीं थे, लेकिन उनके चैप्टर को भी हटाया गया। अल्लामा इकबाल के BA के सिलेबस से उनके चैप्टर को हटाया गया। ये तो हमारे भारत के लाल थे ना। बाबा कौम महात्मा गांधी के चैप्टर तक में तब्दीली की गई। मैडम जी, हम ये कहना चाहते हैं, हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम कोई ऐसे व्यक्तियों को ठोस नहीं पहुंचाया, किसी का भावनाओं को हम ठोस नहीं पहुंचाया। तो परिष्करण करना रहता है, हाँ, या ये परिव्यू हो ही रहता है, रिवीजन हो ही जाता है। तो इसके लिए एक मुद्दा भी रखता है आजकल ये कि चलो 10 साल इनको पढ़ाया और 10 साल इन लोगों को इनके बारे में जानेंगे, इनको बारे में शिक्षा देंगे, तो ये कोई परिष्करण होता ही रहता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसा कोई नहीं पता। ये लोग तो एक क्या होता है, एक बहाना है ये हमारे सरकार के ऊपर हमारे को एक नीचा दिखाने की जो इनकी कोशिश है, ये कोशिश बहुत एक सन्नाटा से कर रहे थे। तो इनमें ये शामिल ये है कि महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसा बताया, बसवेश्वर के बारे में ऐसा बताया, उन लोगों के बारे में ऐसा बताया, इन लोगों का ऐसा बताया। ये तो एक बहाना है। ये कभी ऐसा एक एनसीईआरटी में तब्दीली तो हुई है ना सर, एनसीईआरटी में तब्दीली तो हुई है ना मौजूदा हुकूमत के जरिए। हालांकि आप कहते हैं कि ये कमेटी के जरिए डिसाइड किया जाता है कि किस चैप्टर को हटाना है, किस चैप्टर को रखना है, लेकिन इसमें तब्दीलियां तो हुई है ना। मैडम जी, ये कभी एक टेक्स्ट बुक बनती है ना, नेशनल एनसीएफ बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेम, और इसके हिसाब से ही कर्नाटक का करिकुलम KCF बनता है। इनमें तो वही एक्सपर्ट रहते हैं जो लोगों को वो एक्सपर्ट ही रहते हैं। बच्चों के लिए कौन सी एक क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए, और पहली कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में या डिग्री में। रमेश जी, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, और यही कांग्रेस भी कह रही है कि कमेटी बनेगी आने वाले साल में, यानी कि कमिंग जो ईयर है उसके अंदर ये तब्दीली होगी, लेकिन कमेटी के सुझाव के बाद। मैडम, कमेटी की अभी एक उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है कि ऐसा एक रिवीजन कर लीजिए, और ये हमें इतना विश्वास है कि ये जो लोगों को भड़काया है, ये प्रतिपक्ष का जो एक ऐसा हाथ है, ये आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ऐसे मनी पत्र दे रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट दे रहे हैं। आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जरिए ही कर्नाटक या हो या कोई राज्य में ऐसा ही एक सिलेबस बनता है, वही सिलेबस किसी राज्यों में पढ़ाया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल में CBSE में हो या अपने स्टेट लेवल में हो। ये इसमें कोई खराबी की नहीं है।
हमें कोई निशा दिखाने का, कोई बुराई बनने का कोई बात ही नहीं उठता। हमारे लोग कर्नाटक में शांति रह रहे हैं। जो हमने जो पढ़ाया था, आप हमें छोड़िए, पॉलिटिकल लोगों को छोड़िए, आप शिक्षक लोगों के जाइए ना, आप उस स्कूल में जाइए, उन लोगों को पूछ लिए कि जो हमारा भाजपा सरकार पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चेंजेस बनाया गया। लेकिन जो शिक्षाविद है वो भी दो खेमों में बटे हुए नजर आते, बोलते जो पुराना इतिहास पढ़ाया गया है वहां जो है कुछ लोगों को जो है कम आंका गया है और कुछ विदेशी ताकतों को ज्यादा दिखाया गया। दूसरी तरफ दूसरा तबका कहता है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दो पक्षों में बटा हुआ नजर आता है हमारा शिक्षाविद जो है वो लोग पे। चमन फरजाना जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, जो नया सिलेबस बना हुआ है उसमें बुद्धा, बसवण्णा, अंबेडकर, कुवेंपु, इनके सारे जो भी लेसन्स थे उनको हटाया गया है। तो इसमें हेगड़ेवार और सावरकर को बताइए, वो उन्होंने जो किया है उसको सही तरीके से बताइए। उनको बुलबुल बर्ड के ऊपर उड़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। और अभी हाँ, हमने पूरे सिलेबस चेंज नहीं करे। अभी इमीडिएटली 10 स्टैंडर्ड का जो एक कंट्रोवर्शियल जो चैप्टर है उसे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद में 6 to 9 इयर्स का जो है वो ग्रेजुअली चेंज करते जाएंगे और इसके बारे में सही तरह से उसके बारे में उसको स्टडी करके किया जाएगा। और आपको ये बहुत समझने की जरूरत है कि रोहित चक्रवर्ती कौन है। रोहित चक्रवर्ती ये एक साइंस और मैथमेटिक्स के एक ग्रेजुएट है और वो 4 इयर्स उन्होंने टीचिंग में एक्सपीरियंस है। वो सिर्फ बीजेपी के एक वर्कर है, इसीलिए उनको उसका मुखिया बना के उसको सिलेबस कमेटी में डाला गया था। और उन्होंने सारा हर जो भी ये था जो साहित्य खुले हो उनका सारे चैप्टर्स निकाला है। मेरे पास लिस्ट है, उसमें जो भी सेक्युलर तरह के लोग हैं उनका सारा जो तब्दीलियां अभी सिलेबस में होने जा रही हैं, जो तब्दीलियां अभी सिलेबस में होने जा रही, बीजेपी पे इल्जाम लगाएगी कमेटी में आप जो अपने लोगों को डालेंगे और आप जो कहेंगे उसी के हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे। ये भी एक पहलू है जो हमें देखने को मिल रहा है इस डिबेट के जरिए कि कैसे सिलेबस में जो तब्दीलियां हैं वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए की जा सकती हैं। आलम पाशा साहब, मेरा सवाल आपसे है, आऊंगी मैम आपके पास। आलम पाशा साहब से मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए। आलम पाशा साहब, आपको क्या लगता है, कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गया है या कर्नाटक में असल सियासी जंग अब शुरू हुई है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और जो कांग्रेस फैसले ले रही है वो बीजेपी को महाज खोलने के मौके दे रही है। ये तो एक संघी के ऊपर बहुत बड़ा जंग है, होना ही चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक वेलफेयर पब्लिक के चीजों में करना है। इसमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में, सेंट्रल में भी है, कर्नाटक में एक प्रॉब्लम है। मेरे कांग्रेस के भाई हैं और जो भी है, ये लोगों को ये बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि इन वेलफेयर सूज के काम करते हैं। अभी 135 वोट से इनका बिल जुलाई में हो गया। अभी मैडम चमन फरजाना भी बता दिए कि भाई हमारा बिल पास हो जाएगा। ये जो चीज जो है जरूरी लाना है, नहीं तो 10 साल, इसका मतलब छोटी बात है। उधर ही मुसलमान आता है, लव जिहाद के नाम से एक लड़का लड़की और उसके माँ बाप को डाल के मास कन्वर्शन से 10 साल सजा और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई जुर्माने में देंगे, नहीं तो फिर 10 साल जुट जाएगी। ये तमाम के लिए जो रास्ते बनाए हैं अभी ये रोकने के लिए बहुत अच्छा है। इसको लॉ बनाना है, बिल नहीं होती है। ये लॉ बनाने के लिए बीजेपी यानी सरकार में काउंसिल का वोट लेना है हमें। अब बोले ना जो अंदर चल रहा है उठल पटल, वहां पे जो है अभी बीजेपी के 34 एमएलसी है, कांग्रेस के 23 है और जेडीएस के 8 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हम अमल करने जा रहे हैं। ऐसे 4 या 5 बिल लाने वाले हैं, लॉ बनाने वाले हैं। ये नहीं कि भाई एक अपना अमेंडमेंट लिख दो, तो काउंसिल में कैसा पास करेंगे? काउंसिल में जनता दल जो मुसलमान और आर्च बिशप को साथ रख के वोट लिए, तो इनका बगैर वोट के ये बिल होएगी क्या, है ना, ये लॉ बनेगा क्या? इसके लिए क्या मुद्दा क्या करें हैं, उसके बाद तमाम करें, उसके बाद इसके ऊपर डाल दें जनता दल, क्योंकि वो गए अपने भाजपा में फलांग है। तो ये तमाम खेल ऑर्डिनेंस में जाके रुकेगा। ऑर्डिनेंस को लाइफ छोटी है, ऑर्डिनेंस से रेस्पेक्टेड गवर्नर देंगे 5 या 4 महीनों में, वो भी सेशन नहीं हो। तो अभी सेशन का जमाना है, सेशन चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस में हमें कैसा लेंगे?
तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट 3 जुलाई से जो है सरकार सेशन को शुरू होगा, वहां इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी बहुमत जुटाना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित तो हो सकता है, जो एक आंकड़ा आलम पाशा साहब यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर मौलाना साहब से, मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब, आपको क्या लगता है कर्नाटक के अंदर जो बार बार इल्जाम लग रहे थे कि बीजेपी की हुकूमत थी, फिरका वाराना चीजें वहां पर बढ़ रही थी, अब ब्रेक लगेगा, या ये जो 1-2 फैसले कांग्रेस ने लिए हैं, जो ये बिल रोल बैक करने जा रही है कांग्रेस, हालांकि जो आंकड़ा बार बार मैंने अभी जिक्र किया वो अभी जुटाना कांग्रेस के लिए एक परेशानी हो सकती है, कांग्रेस जुटाएगी नहीं जुटाएगी बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि जो इल्जाम बीजेपी के ऊपर लग रहे थे फिरका वाराना माहौल बनाने की कर्नाटक के अंदर, वो खत्म हो जाएगा, या जो हिंदू तंजीमें हैं और ज्यादा उग्र हो सकती हैं इस एक फैसले के बाद? कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ के अमन को भंग लग जाए और यहाँ का अमन भंग हो जाए, तो उस वजह से बात चीजें सामने लेकर आ रहे थे। उसकी सूरत हाल सबके सामने भी है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा दुश्वारियां परेशानियां हो रही थी, रास्ते में सफर करने वालों के लिए भी मुश्किल पेश आ रही थी, और रात के वक्त में भी आने जाने में बहुत ज्यादा दुश्वारियां पेश आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है अब ये सारे हालात अब नॉर्मल हुए हैं और एक सबके दरमियान में अमन है, भाईचारगी है, एक मोहब्बत है, तो एक तब्दीली हम देख रहे हैं। तो ये जो बाज अहबाब ये सोच रहे थे कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं, जिस तरह के चाहे बयानात दे सकते हैं और जिसे चाहे हम जलील कर दे सकते हैं, कोई कानून नहीं है, कानून पूरा हमारा ही है, हम जो बोलेंगे वही कानून बन जाएगा, ये जो चीजें उड़ रही थी, अल्लाह का शुक्र है उन सारी चीजों पे अब मुझे कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छे बातें होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वो सारी चीजों को डाला था। अब वो जिस चीजें उस तो कर्नाटक में मजहब तब्दीली कानून को रद्द करने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। इसके साथ साथ कर्नाटक के जो सिलेबस है स्टेट के अंदर 6 क्लास से आगे की क्लास तक का, उसमें भी तब्दीली करने की यहां पर कोशिश सरकार करती हुई नजर आ रही है। हेडगेवार और वीर सावरकर के चैप्टर हटाए जाएंगे, इस बात का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ एक और बात यहां स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कही गई है कि कैबिनेट के अंदर के स्टेट के सभी स्कूलों के अंदर आइन की जो उद्देशिका है उसे पढ़ाया जाएगा। नेशनल एंथम, इसके साथ साथ कर्नाटक स्टेट का जो एंथम है उसे कंपलसरी किया जाएगा। इस मौजू पर बात करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मौलाना साहब, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? आइन का जो लेसन है वो तमाम स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाना, नेशनल एंथम के साथ कर्नाटक स्टेट का जो एंथम है वो कंपलसरी किया जाएगा। राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? देखिए, मैं पहले रमेश जी साहब के कुछ सवालात के जवाबात भी जरा देना जरूरी समझ रहा हूं। मैं यहाँ भाजपा सरकार के बारे में या किसी और के बारे में मुझे कहना नहीं है, बल्कि बाज हिंदू तंजीमें जो यूं समझ रहे थे कि सब कुछ हम ही हैं। तो एक तो ये है कि उन्होंने मुस्लिम ताजिरों को मंदिरों के पास जो छोटी मोटी तिजारत कर रहे थे उनको उठाकर भेज रहे थे। फिर ऐलान हो रहा था कि हम मुसलमानों से तिजारत नहीं करेंगे, उनका बाइकाट करेंगे। फिर हलाल गोश्त का मसला उठाया, हलाल कट का उठाया, झटका कट का उठाया। ये सब सारी चीजें लाकर एक प्रेशर बिल्टअप करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, ये सारी चीजें सबके सामने है। फिर उसके बाद यूं कह देना कि ये सारा झूठ है और ये सारी इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मैं समझता हूं कि रमेश जी इस बात को समझना चाहिए। हमें भाजपा सरकार के साथ कोई हमारा वो नहीं है, इसलिए कि मैं पहले ही कह दिया था कि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मुझे कोई सियासत से उतना ज्यादा ये नहीं है। हम तो सिर्फ चाहते हैं अमन हो, ये भाईचारगी हो। यहाँ जो चीजें हो रही थी, एक डर का माहौल बनाने की बात तंजीमें कोशिश कर रहे थे, वो हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, बस इसका जवाब दे दें। ठीक है आलम पाशा साहब, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। जो सरकार ये फैसला ले रही है आइन की जो उद्देशिका है उसे पढ़ाने का, इसके साथ साथ नेशनल एंथम तो पढ़ाया ही जाता है और कर्नाटक स्टेट एंथम को भी कंपलसरी किया जाएगा, इसका मैसेज क्या है? इसमें वेंजेंस मैसेज तो नहीं है, वेंजेंस अटैक तो नहीं होगा। जो नेशनल मुद्दे पे जो चीज में अभी नया सिलेबस 10th स्टैंडर्ड में ला रहे हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से तो एकदम अपना जो मुद्दा है नेशनल एंथम के साथ ये तमाम, उसके बाद नेहरू का ला ले, फलां का ला ले, ये ला ले, ये इसका मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फायदा हो, ये तमाम देखेंगे तो उधर ही खड़ेगा जिस जगह वो भाजपा और अपोजिशन लीडर जो खड़े हैं।
तो इसलिए ये एक नेशनल इंटीग्रिटी पर जो वापिस जो पहले से 1947 से जो चलता था उसको लाना, अब उसमें और जितनी भी बात होती है, अभी जो रमेश जी की बात है, दूसरा बोले, अब मौलाना हमारा डॉक्टर मौलाना बताए, ये तमाम चीजों में क्या है, ये क्रिमिनल केस, ये एक FIR, ये एक ट्रायल कोर्ट, किसी को सजा नहीं दी है, कुछ भी नहीं हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, इसके ऊपर इतने बड़े रमेश कुमार जी, कांग्रेस का नेशनलिज्म बीजेपी के नेशनलिज्म से अलग नजर आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर जो राहुल गांधी जी, उनको बारे में ज्यादा कांग्रेस लोग फॉलो अप करते हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष होने की कोशिश की, फिर हमारे कर्नाटक से ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो गए। भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद इनका नेशनलिज्म विदेशों में कैसा रहा था, अभी अमेरिका गए थे, वहां क्या क्या बोल के आए, क्या क्या सुन के आए, इसके बारे में हमारा भारतवर्ष जानता है। मेरा सवाल, ठीक है, क्योंकि वक्त कम है इसलिए अमेरिका के मुद्दे पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया स्कूलों के अंदर नेशनल एंथम गाया जाएगा, कंपलसरी है, इसके साथ साथ कर्नाटक स्टेट का जो एंथम है वो गाया जाएगा और आइन के बारे में जो है बच्चों को बताया जाएगा, क्या ये देशभक्ति अलग है? रमेश, ये आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी जी, बताइए। मेरा यही सवाल था, जो सरकार ने फैसला लिया है नेशनल एंथम को लेकर, आइन के बारे में बच्चों को बताना, कर्नाटक स्टेट का जो एंथम है वो वहां पर कंपलसरी किया जाएगा स्कूलों के अंदर। हमारा एक नाड़गीत है जो कुवेंपु जी ने रचित किया था, उसके बारे में तो नाड़गीत चलता, नाड़गीत हम कहते ही हैं और राष्ट्रगीत हम कहते ही हैं। इसके साथ साथ आजकल ये भी बनाया जा रहा है कि प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी हमारे ये राष्ट्रगीत होने के बाद उसके बारे में कंपलसरी, इसके बारे में बताना, जानना, कोशिश, ये इसके बारे में बोलना, ये भी कंपलसरी हो रहा है। ये अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। आजकल ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, ये हम लास्ट रिएक्शन मैम बहुत जल्दी से। हाँ, जो हमने टेक्स्ट बुक पहले से मैं लेना चाहती हूँ, तो जो एंटी कन्वर्शन बिल है उसको रोल बैक हमने कर रहे हैं और उसको, हाँ, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट में अमेंडमेंट करे थे उसको, जो कर्नाटक का प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम रिलीजियस एक्ट है उसको हमने जरूर उसको ये कर लेंगे। और जो भी बीजेपी ने जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है टेक्स्ट बुक में, उससे बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ने वाला है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस की सरकार बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 13 मई को नतीजे आए थे और सरकार बने 1 महीने से कुछ ज्यादा ही अरसा हुआ है, लेकिन जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कर्नाटक की सियासत में 2024 के लिहाज से बड़ा उबाल लाने वाले हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम, आदाब।